हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 20 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट विल बी, ये है आपके सामने, रिस्की प्रीमेच्योर। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेटमेंट अभी डिक्लेयर किया गया है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा कि जिन लोगों को डबल डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन मिल चुकी है उन लोगों को अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको रिस्की और प्रीमेच्योर बताया हुआ है। तो एक तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे। ये वाला आर्टिकल केरला की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर अ सबड्यूड आउटलुक। इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि आरबीआई के द्वारा जो स्टेटमेंट अभी आए हैं, आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सेकेंड वेव ने इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया है इकोनॉमी को जितना कि फर्स्ट वेव ने किया था। बट यहाँ पर एडिटर ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट वेव में नहीं हुई थी, वो सेकेंड वेव में हो गई है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि रूरल रीजन में भी अभी इन्फेक्शन का फैलना ये ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम इस साल के कुछ डेटाज की बात करें, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो बोला आप किस बेस ईयर से कंपेयर करोगे इसको? 2020-21 से। अब 2020-21 में तो आपके पास में डेटा सारा वैसे ही सबड्यूड था, बहुत ज़्यादा वीक था। तो ऐसे में इसको बेस मान करके आप 2021-22 के डेटा को अगर आप क्लियर कर रहे हो तो ये तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा क्योंकि बेस आपका वीक है। तो बेस इफेक्ट को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, रूरल रीजन में इन्फेक्शन को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में बोले ये अब एक तरीके से आरबीआई का जो आउटलुक है दैट इज सबड्यूड। ये क्लैरिटी नहीं कह सकते हम, बहुत सारे डाउट्स हैं अभी भी। तो इस आर्टिकल को भी हम देख लेंगे। इसके अलावा आपके सामने ये आर्टिकल है आउटसोर्सिंग पॉलिटिक्स। इस आर्टिकल में एक मेथड बताया हुआ है इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म को लेकर के, बट उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं। तो पहले तो वो रिफॉर्म क्या है वो जानेंगे और डाउट्स क्या है वो भी जानेंगे। ठीक है, समरी लेंगे इस आर्टिकल की। इसके अलावा हम ये वाला आर्टिकल यहाँ पे देखोगे, ब्लैक एंड ब्राउन। गूगल ने कल मतलब अभी रिसेंटली अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब अपनी तरफ से मूव किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि कैमरा एल्गोरिदम में कुछ चेंजेस लाना। रीज़न क्या था कि एक फेयर इमेज आएगी, बोलो वो ही बहुत सुंदर रहती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डाउट आ रहे थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हो कि जो ब्लैक्स हैं, ब्राउन्स हैं, उन लोगों को बहुत मुश्किलें होती थी कि उनका जो फेशियल या कलर्ड जो टोन है वो चेंज आ रहा था, मतलब उसको वाइट करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि एक आप देखोगे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं अब बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा है। ठीक है, ब्लैक वाइट ब्राउन इनके साथ में। ठीक है, तो कहीं आप भी कहीं ना कहीं अपने आसपास में देखते होंगे कि हम काले को कालू समथिंग करके बोल देते हैं, चाहे वो मजाक में ही कर रहे हो, बट वो एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। और अगर लगातार किसी एक बंदे को उसके कलर से अगर आप आइडेंटिफाई करते रहोगे या इंडिकेट करते रहोगे तो वो एक ना एक दिन चिढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए गूगल ने ये मूव लिया है कि अब हमारे कैमरा में जो एल्गोरिदम है उसमें हम चेंज करेंगे और एक्चुअल में जो टोन है, स्किन टोन है, उसको वो कैप्चर करेगा। इसके पीछे एक स्टोरी है बड़ी, उस स्टोरी को थोड़ा सा नरेट अगर करें, जानो अगर आप, तो कोडक एक अपने आप में, कोडक अपने आप में इंपॉर्टेंट एक कैमरा कंपनी है। ठीक है, आजकल डिजिटल कैमराज आने लग गए हैं। तो 60s-70s में उस टाइम पे कोडक के कैमराज में जैसे पिक्चर इमेज क्लिक होती थी तो जो चॉकलेट के कलर थे ना वो डार्क ब्राउन होते हैं, वो भी फेयर आने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ एक उस टाइम पे साइकोलॉजी थी कि कहीं ना कहीं फेयर जो होगा कलर वो ही सुंदर होगा। तो ऐसे में क्या हो जाता था, इमेज जो थी चॉकलेट की या फिर कोई भी डार्क ब्राउन कलर या ब्लैक कलर, तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती थी। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन रजिस्टर किया गया, कोडक को कहा कि भाई आपका ये कैमरा ठीक काम नहीं कर रहा है। फिर कोडक ने अपनी एल्गोरिदम वो काम करने का तरीका ठीक किया तो इमेजेस अच्छी आने लग गई। तो एग्जैक्टली बोलो वही चीज़ अब कहीं ना कहीं अब गूगल ने अपने हिसाब से एक इनिशिएटिव लिया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल जो बिहेवियर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, उसको टैकल करने के लिए कोशिश की गई है। आप देखोगे यहाँ पर कोट जो आया ना वो भी इसी से रिलेटेड है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पेंटर कंस्ट्रक्ट, द फोटोग्राफर डिस्क्लोज, सुसान सोनटाग, इसके द्वारा लिखा हुआ, उनके द्वारा लिखा हुआ ये एक कोट है
कि पेंटर अपने हाथों से एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है, जबकि फोटोग्राफर क्या करता है, फोटो खींचता है और एक इंसान को उसकी शक्ल दिखाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है। तो आप देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, बहुत गहराई है इन सेंटेंसेस में, ठीक है ना। कि पेंटर वाकई में अपनी खुद की क्वालिटीज लगा करके कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ बनाता है, जबकि फोटोग्राफर क्या करता है, डिस्क्लोज करता है कि हाँ जी सच्चाई ये है। समझ गए। तो दोनों में डिफरेंस देखो, एग्जैक्टली वही चीज आप यहां पर गूगल वाले आर्टिकल पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हम आइडिया पेज से ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लेट डेटा डू टॉकिंग प्लीज, ठीक है। इसमें कोविन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जानेंगे इस आर्टिकल को अच्छे से। और ये जो लास्ट आर्टिकल लुकिंग फॉर लाइट इन कोविड डार्क, ये फिलोसॉफिकल आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम संडे को डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो ये हमारा होल्ड पे रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कंटेंट को डिटेल में। अब फर्स्ट आर्टिकल है रिस्की प्रीमेच्योर। अभी आप देखोगे कि एक लंबी लड़ाई चल रही है कोविड के खिलाफ और वैक्सीनेशन का भी एक ड्राइव चल रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो उसी में कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है, वहां से इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। दैट मीन्स कि कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं। इवन उन्होंने इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया कि ये वायरस जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और इंडिया इसका हर्जाना भुगत भी रहा है। तो जो स्टेटमेंट थे वो ये कि जिन लोगों ने फुल्ली वैक्सीनेशन ले लिया है उन लोगों को अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो ये कितनी ज़्यादा लापरवाही वाला स्टेटमेंट है। दूसरा कि जब तक मास्क लगाने की नौबत कब आएगी, बोला अगर फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल सरकार एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी बिजनेस हाउस ये डिक्लेयर कर दे कि हाँ भाई आपको मास्क लगा करके ही वर्क प्लेस पे एंट्री मिलेगी, तब जाकर के आप मास्क लगाओ। बाकी ये जो इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये तो कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा लापरवाह बना देगा और इंडिया इसी चीज़ को कहीं ना कहीं भुगत रहा है। तो इंडिया जैसे कंट्रीज से आप लर्न नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ आप देखो कि इंडिया में, यूएसए में क्या हो रहा है, केस लोड बोलो बहुत कम हो रहा है, लगभग 30% तक डिक्लाइन हो चुका है। तो और इनोकुलेशन ड्राइव भी बोला बहुत सही चल रहा है, पर अभी भी 60 से 70% का इनोकुलेशन अभी बाकी है, मतलब होने में अभी टाइम लग रहा है। समझ गए। और जिससे कि फिर हर्ड इम्यूनिटी आ पाएगी तब जाकर के बीमारियां खत्म होगी। तो ये जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजन साबित हो सकता है। इसके अलावा एक तरफ तो हम कहीं ना कहीं बीमारी से बचने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां पे ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो एक थिन लाइन होती है देखो हमेशा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंप्लिसेंसी। दैट मीन्स कि आप में आत्मविश्वास है बहुत बढ़िया, बट कॉम्प्लिसेंसी कि आप संतुष्ट हो गए, ये दोनों में बहुत गैप है और संतुष्टि लायक अभी तक अचीवमेंट हुआ नहीं है। क्योंकि फर्स्ट वेव के टाइम पे जो एक सबसे ज्यादा घातक जो एक इफेक्ट देखा गया था वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही देखा गया था। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है ये प्रीमेच्योर है, जल्दबाजी में दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे वो बात ठीक है कि जो बाइडेन जब से वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद में वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छी खासी चल रही है और लोगों को बहुत सही टाइम पे वैक्सीन अवेल भी किया जा पा रहा है। बट क्या गारंटी है कि कोई अगर असिम्प्टोमेटिक है और फिर जैसे ही थोड़ी सी कोई वीक इंडिविजुअल के पास में जाकर के बैठ जाए और उसके इन्फेक्शन हो जाए तो ठीक है ना, ट्रांसमिशन का स्कोप थोड़े ना कम हो गया। और वायरस म्यूटेट करके और ज्यादा घातक हो जाए तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो वैक्सीन जो है वो ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकता है, मान लेते हैं, पर क्या हमारे पास में इतना कुछ अवेलेबल है कि हाँ आने वाला जो फ्यूचर वेरिएंट है, म्यूटेशन के बाद में जो कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आएगा उसको क्या आपके पास में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो रोक पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनफैलिएबिलिटी कि आप ये मान रहे हो कि हम गलत हो ही नहीं सकते, ये गलत बात है। आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, हमें थोड़ा बहुत पैसिमिज्म भी रखने की जरूरत है, रियलिस्टिक। क्योंकि हो क्या रहा है, ये पूरा मुद्दा है कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये कंटेजियन का मतलब हो गया ये बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है। ये बात ठीक है कि कैलिफोर्नियन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल कह दिया है कि हम अभी भी मास्क से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है उसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि जो थ्रेट है ना लाइफ को वो अभी भी कम नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं ये घातक बीमारी है।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक गलत मैसेज दे सकता है। आज मान लो इंडियंस अगर यूएसए की स्टेटमेंट को लेकर के अगर यूं कहे कि हमें भी मास्क से छूट दो, तो वो कितनी गलत बात हो जाएगी। तो ये मैसेज नैरेटिव बहुत गलत चला जाता है अगर ये इस तरीके से आप जल्दबाजी दिखाते हो। तो दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज सबड्यूड आउटलुक। देखो अभी जो सेकेंड वेव की फेरोसिटी, जो आघात हम झेल रहे हैं, उस वेव को अगर देखें और दूसरी तरफ इकोनॉमी की बात करें तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। एक तरफ देखें तो पिछली बार जो लॉकडाउन था फर्स्ट वेव के टाइम पे वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था, बट अब की बार स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में थी लॉकडाउन लगाने की कि भाई आप अपने स्टेट में जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हो। तो रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम लगाई गई थी। तो इसके चलते आप देखोगे बिजनेस थे वो काम करते रहे और कहीं ना कहीं एडेप्टेबिलिटी भी देखने को मिली कि हाँ अब की बार वर्क फ्रॉम होम हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होना, वो सारी चीज़ें क्या थी, पिछली बार का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प कर गया। तो आरबीआई को ये विश्वास है कि सेकंड वेव का असर इकोनॉमी पे इतना नहीं होगा जितना कि फर्स्ट वेव ने किया था। तो ऐसे में एडिटर जो है ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोमेंटम आप देखोगे तो बोलो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट होता हुआ दिखाई दिया पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें 2020-21 में आते आते, क्योंकि हमने देखा मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था नेशन वाइड, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी रुक गई थी और रिजल्ट क्या रहा था, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे एक झटका लगा था। अब फिर वो धीरे धीरे करके थोड़ा सॉफ्टन होती होती मार्च 2021 आते आते इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन ट्रैक आ गई। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं आरबीआई थोड़ा सा इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी ज्यादा डिरेल नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अभी जो पूरा आप कह सकते हो ग्रोथ का जो एक रियलिटी है वो पैरिंग डाउन हो रही है। दैट मीन्स एनालिसिस ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रेजुअली। पर वही चीज है कि सेकंड वेव अब जब से आई है तब से और ज़्यादा हम इफेक्ट देख पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सोच समझ के आगे, मतलब आरबीआई को इस तरीके से स्टेटमेंट देने से पहले कुछ और डिटेल्स को देखने की ज़रूरत है, जिनमें से एक तो नौमुराज इंडेक्स जो इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स है उसकी रैंकिंग, उसमें देखो स्कोर 61.9 आ रही है, जो कि मई 16 की बात है और ये एग्जैक्टली उतना ही है जितना जून 2020 में इंडिया रैंक कर रहा था। तो कहने का मतलब नौमुराज इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स की बात भी करें तो उस हिसाब से भी इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करे, पिछले साल जो परफॉर्मेंस थी सेम वही हो रही है। दूसरा CMIE की सर्वे के हिसाब से देखें तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा चल रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम है, तो जीएसटी के अंडर में जो ई वे बिल जनरेट होते हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, तो ई वे बिल जनरेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हाँ कितने गुड्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो भी बहुत कम है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी कम है, तो रेलवे फ्रेट ट्रैफिक जो मालगाड़ी में ढोआ जाता है उसका भी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो ओवरऑल एक स्लो डाउन है मोमेंटम में। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो कि पिछली साल आपके पास में 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपैरिजन में 2021-22 को देखोगे तो आपको तो अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि बेस इफेक्ट आपके पास में बहुत वीक है। दैट मींस 2020-21 में इकोनॉमी बहुत माइनस में थी, हमने देखा -6.5 से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर गई 6.5%। तो ऐसे में बेस इफेक्ट आपके पास में माइनस है और आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा भी प्लस में अगर रहते हो 0.1% भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो आपके लिए तो बहुत बड़ा है वो। तो बेस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि फर्स्ट क्वार्टर में जो जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोलैप्स कर गई थी उसका असर हमें बाद में देखने को मिला था, एग्जैक्टली वही चीज अभी है। ऐसे ही इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप देखो कि 22.4% से ग्रो कर रहा है मार्च 2021 में, जो कि अगर आप मार्च 2021 की बात कर रहे हो इसका मतलब आप किससे कंपेयर करोगे, बेस ईयर के हिसाब से तो मार्च 2020 में, तो मार्च 2020 में तो कुछ थी नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके पास में बेस इफेक्ट वीक है, इसके चलते ही कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फिगर्स दिख रहे हैं। अगर आपको कंपेयर करना तो मार्च 2019 से करो ना कि बिना कोविड के टाइम पे हम क्या परफॉर्म कर रहे थे। आप देखोगे जो आईआईपी है उसका जो स्केल है, उसका जो स्कोर है वो मार्च 2019 के कंपैरिजन में मार्च 2021 में बहुत कम है अभी भी, ठीक है।
देखो, एक छोटी सी अगर ढंग की लाइन, एक आशा की किरण अगर कहीं दिखी है तो वो हमें दिखी है एक्सपोर्ट में ग्रोथ। अब उसकी वजह क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज का अपनी इकोनॉमीज में अच्छा परफॉर्म करना। दूसरा, वर्ल्ड इकोनॉमी में एक मतलब एक लहर देखने को मिली। जैसे कि मेजर इकोनॉमीज की अगर बात करें, जैसे कि यूएसए में हमें पता है कि वहां पर 1.9 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 1.8 या 1.9 ट्रिलियन डॉलर का इन्फ्यूज किया गया है इकोनॉमी में। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो फास्टर रिकवर कर रहा है, और वही चीज कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टिमुलस का काम कर रहा है, एक फिलिप का काम कर रहा है। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज का अच्छा परफॉर्म करना। तो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री देखो बहुत कुछ डिपेंड करती है कि कितने समय के लिए आप काउंट करोगे, कितने समय के लिए आप काउंट करोगे। एक सेकेंड रुकिए आप। और दूसरा, कितने कड़क लॉकडाउन लगाए जाते हैं, तो इन चीजों पर भी तो डिपेंड करेगा ही ना। और वायरस की जर्नी अब हमें किस तरफ लेके जाएगी कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर 1 पॉइंट तो ये कि अब की बार गांव में भी इंफेक्शन फैल गया है, तो इसका इकोनॉमी पर असर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार तो क्या था, गांव कहीं ना कहीं इंसुलेटेड थे, सेफ थे, पर अब की बार रूरल इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा असर है वो ये कि अर्बन एरियाज में भी इन्फेक्शन के जो केसेस आए हैं वो कहीं ना कहीं मिले हैं कहां पे, एफ्लुएंट एरियाज में। अब की बार गरीबों में केसेस नहीं मिले हैं, अब की बार आपको एफ्लुएंट एरियाज में मिले हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पे बता रहे हैं कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, बीएमसी के द्वारा बताया गया है कि ये जब से सेकंड वेव आई है कोविड-19 की, इसके 90% केसेस तो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स में है, जहां पर ऐसी फैमिलीज रहती हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं। तो ऐसी फैमिलीज में असर हो गया, तो इसके चलते वो खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो इसका असर हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो चाहे हाउस होल्ड्स की बात करो, चाहे बिजनेसेस की बात करो, अभी भी कहीं ना कहीं रिस्क को लेकर के चिंता में है। और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी शॉर्टेज चल रही है, और जब तक वैक्सीन अवेलेबिलिटी अच्छे से इंश्योर नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं एक लगाम लगी रहेगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं करेक्ट होने की जरूरत है, हमें ज्यादा कॉम्प्लिसेंट होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी डाउट्स हैं। ओके, ये चीज हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज लेट डेटा डू द टॉकिंग प्लीज। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अभी जो कुछ भी हो रहा है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में और इस कोविड-19 की बीमारी को रोकने में। आर्टिकल लिखा है राम सेवक शर्मा और अशोक पाल सिंह के द्वारा। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि पहले हमने 3 से 4 आर्टिकल्स देखे, उनमें से ऐसे थे कि उनमें क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आपने जो डिजिटल सिस्टम इख्तियार किया है इंडिया में बिलियन प्लस लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कोविड-19 के अगेंस्ट में, बोले ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह रही है। तो राइटर्स जो हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उन प्रीवियस आर्टिकल्स को काउंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कोविन को क्यों प्रायोरिटी में रखा गया। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज के टाइम पे डेटा कलेक्शन। आज नहीं, हमेशा से ये स्टैटिस्टिक्स की जब बात आ जाती है ना, कि जब आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस है, आपके पास में कुछ डेटा है और उसको आप एनालाइज करके फिर कुछ नया प्लान करते हो, तो जाके आप इंप्लीमेंट कर पाओगे उन चीज़ों को बहुत एफिशिएंटली। तो उन्हीं चीज़ों में देखोगे तो कोविन और साथ में कोविन पे डेटा अवेलेबल होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक इनोवेटिव आइडिया है, इनका ये मानना है। दूसरा, आज अगर इस इनोक्यूलेशन ड्राइव को अगर मैन्युअली कराया जाता है, जैसे कि पोलियो के लिए किया गया था या स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए किया गया था, तो रिजल्ट क्या रहा था, 25-26 साल लग गए थे इन वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट होने में। और सबसे लास्ट में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुई वो कहां पहुंची, गांवों में। तो एक तरफ तो आप बात कर रहे हो कि कोविन आपने क्यों यूज किया, गांवों में इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है, तो दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि इंटरनेट पेनिट्रेशन है, स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि कहीं ना कहीं मैनुअल अगर हम इस इनोकुलेशन, इस टीकाकरण के अभियान को अगर चलाते तो इसका असर ये रहता कि गांवों में कहीं ना कहीं बहुत देरी में ये वैक्सीनेशन ड्राइव पहुंच पाती। आज अगर हम डेटा को देखें तो इस कोविन प्लेटफॉर्म के बेसिस पे डेटा कलेक्शन भी आसानी से हो पाया है, तो रियल टाइम में चेक भी किया जा पाया है कि हाँ, कौन से एरिया में वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ पर ज़्यादा पेंडेमिक
अपना असर दिखा रहा है। तो ऐसे में फास्ट इवॉल्विंग पेंडेमिक को कंटेन करने में कोविन ने बहुत हेल्प की है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन भी कैसा है, जो कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एकदम पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा भी नहीं है, जिसके ऊपर बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि आधार में जो है वो कहीं ना कहीं फेशियल रिकॉग्निशन पर ध्यान दिया जा रहा है, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लीक होने का डर है। तो यहां पर इस चीज को भी क्लियर किया जाएगा आगे। तो पॉइंट यहां पर यह है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करने के लिए और या फिर कैसे भी करके एक इंक्लूसिव प्लान हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं डेटा अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कोविन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज अगर हम देखें वैक्सीनेशन की बात करें तो फर्स्ट जो फेज था उसमें हमें पता है कि जो सिटीजन्स जिनकी एज 60 से ज़्यादा थी उनकी, और साथ में जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनके लिए। सेकंड फेज में 45 ईयर्स या उससे ज़्यादा और साथ में जिनके कोई कोमॉर्बिडिटी हो उनके मतलब वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया था। और थर्ड फेज में हमें पता है कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया गया। तो ओवरऑल वैक्सीनेशन में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कोविन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके पीछे वजह क्या है, देखो आप यहाँ पे कि देखो अभी क्या है, ये बात ठीक है कि अभी डिमांड तो 11 वैक्सीन की है तो केवल एक वैक्सीन लग रहा है। तो ऐसे में ये अनसेटिस्फाइंग है कि हाँ वाकई में 10% भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है अगर डिमांड के कंपैरिजन में देखें, ये बात ठीक है। पर आप एक दूसरे पहलू की तरफ भी तो देखो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो किया गया वो किसके लिए किया गया, 18 से 44 साल के लोगों के द्वारा। कि जब ये तीसरा ड्राइव जब आया है तब जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन किया है। बाकी तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन लेना था वो ऑन साइट जाकर के अपने आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड का फोटोकॉपी देकर के ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था और उसके बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा था। और 18 से 44 साल के लोगों के पास में स्मार्टफोन की क्या कमी है, क्या इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कम है? अच्छा चलो ठीक है, अगर कम भी है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दूसरी फैसिलिटी भी तो दे रखी है ना कि आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज कि यहां पर हमारे पास में जो वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, इस रियलिटी को भी तो हम बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी हमने देखा यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 30 करोड़ है, वहां पर भी अभी तक वैक्सीनेशन 60-70% नहीं पहुंच पाया है। तो इंडिया तो भाई 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं लिया जाएगा तो क्या वाकई में वैक्सीनेशन ड्राइव आसानी से हो पाएगी? जिस टाइम पे पोलियो या स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही थी उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से कम हुआ करती थी, ठीक है, या अराउंड 1 बिलियन। आज हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही हैं, पर टेक्नोलॉजी को हम बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। एक ये राइटर के मतलब बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो स्लॉट्स हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया फिर उसके बाद में स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बोलो बहुत ज्यादा स्कैरसिटी है, ये करेक्ट बात है। बट आप इसमें ये कहो इसकी में प्रॉब्लम किसकी है, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड तो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा हो गई है। हमें भी पता है कि हमारी पॉपुलेशन का लगभग 60-65% हिस्सा जो है वो केवल और केवल आप देखोगे मतलब यूथ वाली कैटेगरी के अंदर आता है। अब यूथ वाली कैटेगरी को आपने अलाउ कर दिया वैक्सीनेशन के लिए तो डिमांड तो ज़्यादा होगी ही ना, दूसरी तरफ सप्लाई कम हो रही है, तो इसमें चलते कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आप इसको बोल दो कि हाँ जिसकी जल्दी हाथ लगे वो जल्दी से काम कर ले, ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। साथ में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो क्या वो कंपलसरी है? अरे भाई इसके पहले तो ऑन साइट जाकर के भी तो वैक्सीन ले रहे थे। अच्छा फिर गाँव की बात आती है, बोलो गाँव में इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है तो वैक्सीनेशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। पर इसमें एक चीज़ बताई जा रही है कि वहाँ पर जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर इंडिविजुअल्स अपनी आईडी ले जा करके सबमिट करा सकते हैं और उसके बेसिस पे वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी तो आप देखो ना। और इसके लिए एविडेंस भी बता रहे हैं राइटर कि अभी तक जितने भी वैक्सीन्स दिए जा चुके हैं 16 मई तक, उनमें से 43% ही ऐसे वैक्सीन्स हैं जो कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद में एडमिनिस्टर किए गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 57% वैक्सीन्स तो ऐसे दिए गए हैं जिनमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।
ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड या कोई भी वोटर आईडी या फिर कुछ भी ले जाते हो डॉक्यूमेंट, मेनली तो आधार कार्ड पे फोकस्ड है, वो ले जाते हो और वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट होता है और फिर उसके बाद में आपको वैक्सीन दे दी जाती है। दूसरी चीज, अगर आप एक चीज बताओ, ये वैक्सीनेशन के लिए कोविन जैसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा, तो आप ये बताओ कि आपको दो दो जैब्स देनी है, दो दो वैक्सीन के शॉट्स देने हैं, तो उनमें कितनी मुश्किल हो जाएगी कि पहला किसको कब मिला और दूसरा कब होना है। आज कितनी आसानी से हमें पता पड़ जाता है कि सेकंड जो वैक्सीनेशन की डोज है वो कब शेड्यूल की जा रही है, तो वो चीज में आसानी रहती है। ये चीज यहां पर राइटर क्लियर करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम डिजिटल पेनिट्रेशन की बात करें तो इंडियंस जो है वो आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो 150 मिलियन लोगों के पास में आरोग्य सेतु ऐप है। 3 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं मंथली यूपीआई के बेसिस पे। 60 मिलियन यूजर्स हैं जिन्होंने डिजी लॉकर पे रजिस्टर किया है। तो ऐसे में डिजिटल पेनिट्रेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम है, बढ़ तो रहा है। तो ऐसे में कोविन प्लेटफॉर्म का यूज करना और साथ में डेटा एक्सेसिबिलिटी हो जानी और साथ में इंटरेक्शन प्रॉपर होना यूजर्स का, और जो जैब प्रोवाइड कर रहे हो इनोकुलेशन प्रोग्राम है उसका प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज कहीं ना कहीं हमें लास्ट माइल तक वैक्सीनेशन ड्राइव को कंडक्ट कराने में हेल्प करेगी। इसके अलावा कोविन की फंक्शनैलिटी के ऊपर कुछ सवाल उठाए गए थे कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड फंक्शन है कि जैसे ही स्लॉट आते हैं और उसके बाद में झट से रिजर्व कर देते हैं। तो बोले ये फैलेसियस है, ये बहुत ज़्यादा गलत आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, क्योंकि आपके पास में आप जैसे कोई भी पेटीएम, टेलीग्राम, कुछ भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ठीक है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं एपीआई है, ये यूपीआई मेन बेसिक है, यूनिवर्सल जो आपके पास में पेमेंट इंटरफेस है, उसके बेसिस में पेटीएम और अलग अलग तरीके के सिस्टम आपने डेवलप कर लिए। तो बोले वो एक तरीके से एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। तो इसी तरीके की चीजें अभी यहां पर अलाउ की गई, तो उसका मतलब यहां पर आप देखो कि क्या आपका ऑटोमेटिकली ही पेमेंट अपने आप डिडक्ट हो जाता है? नहीं ना, आप जब चाहते हो ओटीपी आता है तब जाकर के काम होता है। तो ऐसे में आप एल्गोरिदम पर आप सवाल नहीं उठा सकते हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट जब आदमी चाहता है तभी होता है। क्योंकि बिना ओटीपी के आप कैसे अपने आप के लिए स्लॉट रजिस्टर कर पाओगे? स्लॉट रजिस्टर करने के लिए भी प्रोसेस, जिन लोगों ने स्लॉट रजिस्टर किया है, ऑक्यूपाई किया है, उन लोगों ने ओटीपी आने के बाद में या फिर जो कैप्चा आता है उसको रजिस्टर करने के बाद में उनको स्लॉट एलोकेट हो पाया है। तो बोले ये चीज जब आप पेटीएम या टेलीग्राम पे जो भी कुछ काम करते हो बोलो उसमें होती है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कोविन के ऊपर भी ऑटोमेटिकली वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं? बोले ये गलत ब्लेम आप कर रहे हो। इसके अलावा कोविन की प्रिवेसी पॉलिसी पे अटैक किया जा रहा है। तो राइटर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि प्रिवेसी पॉलिसीज एक्सक्लूडेड है कोविन पर डेटा क्या कलेक्ट किया जा रहा है? डेटा वो ही कलेक्ट किया जा रहा है जिस पर कहीं ना कहीं पर्सनल या सेंसिटिव डेटा ना हो, मतलब ज्यादा सेंसिटिव डेटा कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। और दूसरा जो डेटा भी है बोले उसको एनक्रिप्ट किया जा रहा है, कोडिफाई किया जा रहा है, जिससे कि कोविन सॉफ्टवेयर है वो खुद ही अंडरस्टैंड कर सके और रिग्रेस सिक्योरिटी टेस्टिंग के बाद में फिर ये कोविन डेवलप किया हुआ है। और अभी तक ऐसा कुछ डेटा ब्रीच होने का हमें ऐसा कोई एविडेंस मिला भी नहीं है। तो आप ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? फिर बात आ जाती है बोला फेशियल ऑथेंटिकेशन। तो बोला ये आधार से रिलेटेड जो एलर्जी चल रही है ना सरकार, मतलब जो भी स्टेटमेंट आधार से रिलेटेड आते हैं कि आधार जो है वो डेटा ब्रीच करता रहता है, बोला उसी के पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट आप एक चीज बताओ, क्या किसी का फेस जो है वो कहीं पब्लिक प्लेसेस पे कोई शेयर नहीं करता? सोशल मीडिया पे आप अपनी फोटो शेयर नहीं करते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो फेशियल ऑथेंटिकेशन की आप सवाल उठा रहे हो और दूसरी तरफ आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस शेयर कर रहे हो, तो वो ऑथेंटिकेशन वहां से डिटेक्ट नहीं हो सकता? ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं राइटर इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब सवाल में ले रहे हैं जो इनकी कोविन के ऊपर स्टेटमेंट बार बार उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आईडी कार्ड जिनकी बात की जा रही है, बोला उनमें से आप देखोगे आधार कार्ड तो केवल 14% रजिस्ट्रेशन में ही काम में लिया गया है, बाकी ज्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे आईडीज के ऊपर बेस्ड इनोकुलेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अपने खुद के स्टेटमेंट्स भी हैं कि जो फिंगरप्रिंट है या ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता। आप अगर कोई एग्जाम फॉर्म भी भरते हो तो भी तो फिंगरप्रिंट लगाते ही हो ना अपना,
तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर आप कह सकते हो। तो बोले ये चीज कहीं ना कहीं कट्टरता को शो करती है कि आप कुछ भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। साथ में टेक्नोलॉजी और ये डिजिटल सिस्टम है, इसके चलते ही कहीं ना कहीं हम ये इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा ड्राइव है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनोकुलेशन ड्राइव है, उसको कंडक्ट करा पा रहे हैं। साथ में वैक्सीनेशन लगने के बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, उन इफेक्ट्स को भी हम कहीं ना कहीं नोटिस करके और रजिस्टर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आज मान लो वैक्सीन की फर्स्ट डोज मिल गई, तो सेकंड डोज कब देनी है उसके लिए AEFI का रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो ऐसे में एक सेंट्रलाइज्ड डेटा अगर हमारे पास में अवेलेबल हो, ज्योग्राफीज का गैप ना हो, गांव में अगर किसी की परेशानी हो रही है तो भी उसको उतनी ही केयर मिले, उतनी अटेंशन मिले जितनी की सिटी में मिले, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम टेक्नोलॉजी को डिस्पेंस नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं ये कहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली रिलाई करना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हम इस पे काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोविन जो है इंडिया के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि परफेक्ट ना हो, बट हेल्प तो कर रहा है ना। इससे बेटर कोई ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली उस पर काम किया जाएगा और कोविन को ही और इंप्रूव किया जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे थे कि बोला इंग्लिश में ही केवल कोविन पे एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है, तो क्या बोल दिया सरकार ने कि हिंदी को इंक्लूड करते हुए 14 अलग रीजनल लैंग्वेजेस में अब कोविन ऑपरेट करेगा। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे ग्रेजुअली होंगी, जैसे जैसे फीडबैक आएगा। अब अचानक से ये बीमारी अचानक से आई हुई है, तो अचानक से बीमारी आई हुई है तो उसको टैकल करने में अब वही चीज़ है, क्या आप तैयार थे, क्या हम तैयार थे? हमने भी तो लापरवाहियां की है ना। वो परेशानियां कहीं ना कहीं हैं। सिस्टम तो अपनी जगह है ही अकाउंटेबल, पर हम भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। तो ऐसे में तो जो कुछ भी है अभी उन चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव मैनर में, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, कंस्ट्रक्टिव मैनर में साथ आगे आने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, अच्छा आर्टिकल था। आप देख सकते हो ये राइटर्स का जो रिलेशन है ना, कमेंट आते रहते हैं सर हमें थोड़ा इलेबोरेटली बताओ, तो ये देख लो भाई इन राइटर्स का बैकग्राउंड। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आउटसोर्सिंग पॉलिटिक्स। आर्टिकल लिखा है यहां पर रुचि गुप्ता के द्वारा। बोलो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीती और ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, बोलो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए घातक नहीं है, ये एक रूलिंग पार्टी जो कि चाहती है कि थ्रू आउट इंडिया अपने हाथ में पूरी पावर ग्रास्प करे। ये देखो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट यहाँ पर जो टू द पॉइंट हमारे काम की चीज़ है वो ये कि प्रशांत किशोर ने अपनी तरफ से एक मॉडल दिया जिसमें यह था कि पॉलिटिक्स में कैसे हम इंडियन डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिक्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं और इंडियन डेमोक्रेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे। बट एक बहुत बड़ा सवाल क्या आ जाता है, प्रशांत किशोर का जो मॉडल है ना, इसको आईपैक बोल रहे हैं। ठीक है, IPAC, आगे से हम यही बोलेंगे इस मॉडल को। ठीक है, तो आईपैक में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ कमियां हैं। वो ये कि एक तरफ तो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होना जरूरी है। उससे क्या होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ गड़बड़ करेगी तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस पर सवाल उठा देगी, तो कहीं ना कहीं एक कंसेंसस का माहौल होगा ना, कि सर्व सहमति जब तक नहीं बनेगी तब तक डेमोक्रेसी में कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होना जरूरी है। आज अगर डेमोक्रेसी पे सवाल इंडिया में है तो उसकी वजह क्या है? एक तरफ जो रूलिंग पार्टी है वो तो बहुत स्ट्रांग हो रही है, बट दूसरी तरफ ऑपोजिशन में पार्टीज बहुत वीक पड़ रही हैं। तो ऐसे में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं वीक होती चली जा रही है। तो इसी चीज को राइटर यहां पर हाईलाइट करना चाह रही हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, देखो डेमोक्रेसी के अलग अलग तरीके होते हैं। इनमें एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको स्विट्जरलैंड में दिखाई देती है, या फिर हमारे गांव में जो ग्राम सभा होती है वो होती है, जिसमें लोग अपनी रूलिंग्स, अपने कानून अपने हाथों से बनाते हैं, खुद बनाते हैं सारे। बट इंडिया एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन कंट्री है, तो ऐसे में क्या हम सब मिलकर के कानून बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, केओस हो जाएंगे बहुत सारे। तो क्या होगा, आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने होते हैं। तो ऐसे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, एक पार्टी जो रूल में है उस पर लगाम लगाने का काम कर देगी जो पार्टी ऑपोजिशन में है। तो ऐसे में एक चेक एंड बैलेंस का काम किया जाएगा। बट जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा अपना जो एक पॉलिसी दी गई आईपैक स्टाइल पॉलिटिक्स, बोलो वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है पार्टी सिस्टम को। तो बेसिकली इसमें क्या है मॉडल में वो जानते हैं। पहले हुआ क्या
कि अभी जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए उनमें उसमें उन्होंने अपनी तरफ से जो आइडिया दिया वो ये था कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अब लिमिटेड मैनर में किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही मान लो किसी एक इंडिविजुअल एक का दबदबा चल रहा है पार्टी के अंदर और उसी के लोगों को बोला टिकट दे दी जाए। बोले ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बट उन्होंने जो आइडिया दिया आईपैक मॉडल में, क्या आइडिया दिया किशोर जी ने कि भाई क्यों ना हम टिकट जो अवेल कराएं उसके पीछे एक सर्वे होना चाहिए। और सर्वे के लिए इन्होंने क्या किया, एक यूथ ब्रिगेड, यूथ प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल्स को आउटसाइड मतलब पार्टी के बाहर डिप्लॉय कर दिया और उनसे बोला कि हाँ जी अब आप फीडबैक लेकर के आओ कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, जो कैंडिडेट है, जो टिकट मांग रहा है उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो वो यूथ आकर के इनको बता देंगे कि भाई इनका ये फीडबैक है, जनता में ये माहौल बना हुआ है इस पर्सनैलिटी के लिए, इसको टिकट दे दो और इसको मत दो। तो ऐसे में एक आउटसाइड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी से उनको फीडबैक मिलता है, तब जाके के उनको वो दे देंगे सीट। अब आप एक चीज बताओ, जब आउट ऑफ द पार्टी बाहर से ही अगर वहां पर फीडबैक आएगा तो टिकट अवेल कराने में कहीं ना कहीं पार्टी की खुद की डिग्निटी पे डाउट आ रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर एक चीज आप देख रहे हो कि कोई एक इंडिविजुअल है, मान लो कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी की डोमिनेंस है, तो ममता बनर्जी के फेवर में जो बोलने वाले हैं उनको टिकट मिल जाए और बाकियों को नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल की ममता बनर्जी की डोमिनेंस तो बनी रहेगी। पर वहां पर अगर ममता बनर्जी के अगेंस्ट में ही अगर इस तरीके से यंगस्टर्स से कहा जाए, यंग प्रोफेशनल से कि आप जाओ सर्वे करके आओ, फीडबैक देखो कि ममता बनर्जी की क्या इमेज है, और वो आकर के बोल दे कि ममता बनर्जी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ऐसे में तो फिर ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस का फेस है, उनको ही अगर टिकट देने में डाउट आने लग गए तो तृणमूल कांग्रेस वीक पड़ी कि नहीं, पार्टीज वीक पड़ी कि नहीं, यही एक डाउट है। बोले कि आपने मॉडल तो अच्छा बताया कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी आप पार्टीज में प्रमोट करो, इससे क्या होगा कि जो लोग वाकई में जनता में इफेक्टिव हैं उन लोगों को आप वोट दे, उन लोगों को आप टिकट प्रोवाइड करो, ये बात ठीक है। बट इससे पॉलिटिकल पार्टीज की जो खुद की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं एक या दो पर्सनालिटी कल्ट होती हैं जिनका पावर बहुत ज्यादा चलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें आ जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के लिए। और हमने देखा अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या चाहिए, पार्टी सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिर आगे राइटर बताना चाह रही हैं कि कैसे ये मॉडल जो है पार्टी सिस्टम को अंडरमाइन करते हैं। इसके तीन तरीके हैं। पहला तो कि इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है जिसमें कि पार्टी के मेंबर्स ही फीडबैक देंगे किसी भी इंडिविजुअल को टिकट देने से पहले, तो वो कहीं ना कहीं बाईपास हो गई। क्यों, अब बाहर से फीडबैक ले रहे हो ना कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो एक तो क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी का खुद का फीडबैक मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा, उसको बाईपास कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल का कारण बन सकता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, खुद के लिए। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज किस बेसिस पे काम करती हैं, कोलैबोरेशन पे, सहयोग के साथ में। कुछ आइडियोलॉजिकल एजेंडाज होते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के, खुद की आदर्श होते हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। बोलो वो अगर मिस होने लग गए तब जाकर के फिर काम कैसे होगा जी, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो फीडबैक जो है वो पार्टी फंक्शनरीज की बजाय आप दे दोगे किसको, यंगस्टर्स को, जो कि बाहर से इकट्ठा करके लेके आएंगे डेटा। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी फीडबैक मैकेनिज्म की। दूसरी यहां पर हो जाएगी कि जो इंटरनल मैकेनिज्म है ना, अंडरकट का मतलब होता है सिंपल सी कि आप अंदर की अंदर बार्गेन कर लो। मान लो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, दोनों सेम पार्टी से हैं। बोला अब इनमें से किसको हमें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट करना है। तो ऐसे में इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं मैं, सिंपल सी बात बताता हूं कि 2013-14 के जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें एक तरफ तो कैंडिडेट की डाउट चल रही थी बीजेपी में कि किसको बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट। दूसरी तरफ बी की अगर बात करें तो लालकृष्ण आडवाणी जी और उसके अलावा जो और दूसरे थे वो थे। तो बोला अब की बार हम नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करेंगे, और नरेंद्र मोदी को जैसे ही प्रोजेक्ट किया तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, बार्गेनिंग भी हो गई, और कहीं ना कहीं इंट्रा पार्टी जो कंपटीशन था उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस हुए, और पार्टी के अंदर आज रिजल्ट क्या है, बीजेपी सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी बन के निकल के आ गई। तो पॉइंट ये है कि जो इंटरनल मैकेनिज्म है ना, अंडरकट इंट्रा पार्टी कंपटीशन का, दैट मींस कि आप पार्टी के अंदर की अंदर ही अच्छा ऑप्शन ढूंढो, उसकी बजाय आप उसको थोड़ा वीक कर दोगे। क्यों, कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का आप ओपिनियन लेना शुरू कर दोगे। तो वही बात, जो कोलैबोरेशन है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, और कोलैबोरेशन अगर वीक होने लग गया पॉलिटिकल पार्टीज का, तो वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए घातक हो सकती है।
तीसरा, थर्ड जो चीज देखी जा रही है यहां पर राइटर जो हाईलाइट करना चाह रही हैं वो यहां पर है कि आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, देखो हमेशा जैसे कि आज अब अगर कोई भी पार्टी है, ठीक है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी की हम बात करते हैं तो AIMIM समथिंग है एब्रिवेशन उस पार्टी के नेम का, तो उन पर वहां कोलैबोरेशन के पीछे जो उनके खुद के प्रिंसिपल है, खुद की जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं उन सबको एक साथ लेकर के आती है। अगर इस केस में आपने आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट पर तो ध्यान दिया नहीं और ये देख रहे हो कि फीडबैक में कौन सा इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाहर, तो उसके बेसिस पे अगर आप ये इंप्लीमेंट कर देते हो नया मैकेनिज्म, तो ये कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट को शॉर्ट सर्किट करेगा कि नहीं, बाईपास करेगा कि नहीं। ये तीन चीजें यहां पर राइटर बता रहे हैं। तीनों चीजों में आप देखोगे, एक तो इंटरनल फीडबैक सिस्टम वीक हो जाएगा, पार्टी वीक हो जाएगी क्योंकि कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे काम चलता है। दूसरा, इंटरनल मैकेनिज्म जो है कि हाँ अंदर पार्टी के अंदर ही आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाए, वो नहीं तो क्या हो जाएगा, आप बाहर से अगर ट्रेंडिंग को देखोगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अगर आपकी, वही बात है कि घर के अंदर अगर आपकी साठ गांठ अच्छी नहीं सेट हो रखी है तो दुनियादारी आपको कहाँ फेवर करेगी, वो वाली बात आ जाती है। तीसरी कि आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, जिसके चलते वो सब लोग एक साथ आकर के बैठे हैं, तो एक आइडियोलॉजी की पार्टी को दूसरी आइडियोलॉजी की पार्टी चेक एंड बैलेंस करेगी। अगर ये आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट ही वीक पड़ गया तो कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? तो ऐसे में जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो आइडिया दिया गया था ना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स के लिए बहुत मुश्किल है और ये कहीं ना कहीं मुश्किल कर देगा किसके लिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। तो ये तो सिस्टम हमने समझा पूरा मॉडल, ठीक है। अब आपके लिए टास्क क्या है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड एक चैप्टर है, आप देखोगे 11th की NCERT की बुक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका चैप्टर वो पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके साथ में आप इसको इंटीग्रेट कर देना, एक बार काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे में ये आर्टिकल और जो कंटेंट आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लो, बाकी मेन जो थीम थी वो हमने देख ली, बाकी हमारे इतनी काम की है नहीं, ओके। तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।